अब अगर मैं बात करूं हैलो का मतलब क्या, कि इसका मतलब होता है जैसे सन है और सन के आजू बाजू ऐसा पूरा इंद्रधनुष बना हुआ है, समझेगा बात को। ऐसा वो नागपुर में भी विटनेस हो रहा था, तो सब बस वही देख रहे हैं ऐसा, जो देखो वो छत पर दिख रहा है बेटा अभी, है ना। आओ चलिए दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखिए सर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर से शुरू करेंगे सर, और क्वेश्चन एंड आंसर से हम लोग यहाँ पर पूरी चीजों को एकदम बढ़िया से स्टार्ट करेंगे हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट के। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म एफिडेविट अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, आइए सर पहला देखिए क्या एफिडेविट का मतलब क्या होता है, इन अफर्मेशन या डिक्लेरेशन होता है इन केस ऑफ अ पर्सन जो अलाउड टू अफर्म या डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। तो सिंपल सा मतलब यहां पर हुआ सर, एफिडेविट के अंदर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन होते हैं। डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एफिडेविट, हाउएवर अपने को इससे समझ में आ जाता है कि एफिडेविट का मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कंफर्म बाय ओथ या अफर्मेशन टू यूज एविडेंस इन अ कोर्ट या बिफोर एनी अथॉरिटी। आप एक एज ए रिटर्न स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पर आप इसको कंसिडर कर पाएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्यूमेंट ऑफ जनरल क्लॉज। ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, ये सवाल कितने 3 नंबर का, ये सवाल ये भी 3 नंबर का सवाल, समझेगा बात को। 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ऐसे सवाल पूछते हैं लोग इससे। देखो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जब कोई भी मैटर रिटर्न एक्सप्रेस या डिस्क्राइब होता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बाय मींस ऑफ लेटर फिगर्स मार्क्स या मोर देन वन मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस टू रिकॉर्ड द मैटर, उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इंक्लूड सब्सटेंस ऑन विच डॉक्यूमेंट इज रिटर्न, मतलब जिसके ऊपर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बुक फाइल, पेंटिंग और कंप्यूटर फाइल्स, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट होते हैं। बट इसके अंदर आपको इंडियन करेंसी नोट को इंक्लूड करना है क्या, नहीं सर नहीं करना है। फिर देखो व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द टर्म डॉक्यूमेंट, ये भी अपन ने ऊपर देगा। और फिर आपको बताना है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी और चेक को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्या। यस, इन दोनों चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, समझे क्या। क्योंकि मैटर के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर कोई मैटर लिखा गया है लेटर फिगर्स और मार्क्स की मदद से, उसे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। पर अगर मान लो इंडियन करेंसी दिया होता तो क्या मैं उसको डॉक्यूमेंट बोलता क्या, फिर यहां पर जवाब होता नहीं, फिर उसे डॉक्यूमेंट नहीं बोला जाता है, समझे क्या बात को। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, what do you understand by the term good faith, explain it as per the provision of general clauses act. Mr. X purchased the watch from Mr. Y carelessly without proper inquiry whether the purchase could said to be made in a good faith। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या कि परचेज इन्होंने गुड फेथ में किया। अगर यहां पर वाई ने परचेज किया है कैसे, केयरलेसली परचेज किया है। बोलो बच्चों कैसे परचेज किया है, केयरलेसली परचेज किया है। तो क्या यहां पर गुड फेथ कंसीडर होगा क्या, तो आपको पता है बेटा सर, इसको अपन ने देखा था यहां पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने केयरलेसली चीजों को किया, देखो इनका कहना है कि गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टली होना चाहिए विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। बट आप समझना, अगर आप ऑनेस्ट परचेज करते हो केयरलेसली विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये गुड फेथ होता है। और ये कन्वे करेगा क्या टाइटल को, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेगा, समझना बात को, बिल्कुल करेगा, ऐसा गुड फेथ की डेफिनेशन कहती है। गॉट इट एवरीवन, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना। यस सर, देखो यहां पर आओ, गुड फेथ का मतलब होता है थिंग विच हैज बीन डन ऑनेस्टली वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट। The question of good faith is of one of the fact that is to determine with reference to the circumstances of each case. Thus, anything done with a due care and attention, which is not malified, is presumed to be done with a good faith. Anything there in a due care and attention जो malified नहीं है तो good faith. In given question, Mr. X purchased the Y from Y carelessly without proper inquiry. Such person made could not be said to have made in good faith as it was done without due care and attention. सर ड्यू केयर एंड अटेंशन तो था ही नहीं इसके अंदर, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे जो एक्सपेक्टेड होता है मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस से। सर एक ऑनेस्ट परचेस केयरलेसली अगर आप करते हो विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज कैनॉट टू बी सेड टू हैव बीन इन गुड फेथ सो एज टू कन्वे गुड टाइटल। याद है अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला वो एक यहाँ पर डेफिनेशन भी यहाँ पर ये देखा था ना, केस लॉ भी इसके अंदर देखा था ना अपन ने, है ना। याद आ रहा है क्या आपको, वो चाइनीज केस लॉ का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, मोंग सी पोंग वर्सेस मोंग सी ओंग। गॉट इट एवरीवन, है ना। चलो सर आ जाओ अगला, गुड फेथ के डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही। फिर देखो
एक्ट डन नेग्लिजेंटली शैल बी डीम टू बी इन अ गुड फेथ। आपको इसको बताना है, मतलब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करना है, समझे क्या बात को। यस चलो सर आ जाओ अगला, अगला फिर आ जाओ गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ सीधा। आइए आइए आइए, ध्यान दो यहाँ पर, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं आंसर को लिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, Income Tax Act 1961 provides that gratuity paid by the government to its employees is fully exempt from tax. You are required to explain scope of the term government and to clarify whether exemption of gratuity income will be available to state government employees also. अब नहीं, इसको नहीं लिखाऊंगा, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए जो गवर्नमेंट शब्द यूज किया है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आता है। तो अगर इनकम टैक्स की ग्रेचुइटी माफ होती है गवर्नमेंट के लिए तो उसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों आने वाले हैं क्या, हाँ सर सेंट्रल और स्टेट इसके अंदर दोनों आने वाले हैं। समझ में आया क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या, बस ऐसे ही सवाल है, एकदम चिल्लर चिल्लर एकदम चिंदी, ठीक है। अब देखो 4 4 3 3 नंबर के सवाल आते बेटा ऐसे, क्या लगता है बताइए मुझे, क्या तो लगता है लिखने के लिए, कुछ नहीं लगता है ना। बस एक बार आपने पढ़ के चला गया, मैं बता रहा हूं आपको 1.5 घंटा आपको लगता है जनरल क्लॉजेज एक्ट को पढ़ने के लिए, 1.5 घंटे पढ़ने के लिए, 1.5 घंटे क्वेश्चंस के लिए, 3 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट। 2.5 घंटे की मेहनत है और 10 नंबर फूकट के जनरल क्लॉजेज एक्ट में, ठीक है। आओ अगला, X owned a land with 50 tamarind trees, ठीक है, tamarind seeds trees. He sold his land and obtained after cutting 50 trees to Y. X wants to know whether the sale of timber tantamount to sale of immovable property. नहीं सर, क्योंकि आपने उसको सीवियर कर लिया था, ठीक है। ओके देखो सर, लैंड का इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है लैंड बेनिफिट्स अटैच अराइजिंग आउट ऑफ लैंड या थिंग्स अटैच टू लैंड या परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग टू अर्थ। अब देखो ये क्या है बच्चों, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं, 4 है ना, वो फिर से उसको डिफाइन किया। फिर देखो वेयर एनी एनैक्टमेंट द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नेगेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ जीसीए विल अप्लाई। अब इस केस में एक्स ने यहां पर लैंड को सोल्ड किया था अलोंग विद टिम्बर ऑब्टेनिंग आफ्टर कटिंग ट्रीज ऑफ 50 टैमरिंड ट्रीज, तो अकॉर्डिंगली लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर, लेकिन टिम्बर को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे क्योंकि ये अटैच नहीं था। सर अगर ये अटैच हो जाता, मुझे बताइए, अगर ये यहां पर अटैच होता तो इस केस के अंदर आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते क्या, हाँ सर फिर आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते, क्या कहा मैंने बोलो, फिर आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते। क्या आपको बात समझ में आई क्या, अरे बोलो ना सारे लोग, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर है क्या, एकदम बढ़िया से समझ में आया क्या आपको ये बात है ना। चलो सर आ जाओ, फिर कमिंग इनटू ऑपरेशन, referring to the provision of GCA, find out the day or date on which following act या regulation come into force, give reasons also, ठीक है। जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया। सेबी ICDR फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन was issued by SEBI by notification circular 14 with effect from 1st January 16। तो यहाँ पर लिख के रखा है इफेक्ट फ्रॉम 1st January 16, तो 1st January से वो आने वाला है, लागू होने वाला है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लागू होने वाला है। देखो where any central act has not specifically mentioned particular date to come into force, it shall be implemented on the day on which it receives assent of president and in case of act of parliament। और सर अगर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है तो वो स्पेसिफिक डे पे होने वाला है, जैसे सेकंड केस के अंदर 1st जनवरी और पहले वाले केस के अंदर जिस दिन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया उस दिन यहां पर माना जाएगा। बाजी वाह, कितना इजी इजी, मतलब एकदम पानी पानी, किसी को कोई दिक्कत बेटा, नहीं नहीं बोलो ना, किसी को कोई भी दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है बेटा, सेम है बिल्कुल जो ऊपर अपन ने पढ़ा, तो इसको मैं काट दूंगा ऐसा, ठीक है ना, इसको काटो बेटा। आओ अब इफेक्ट ऑफ रिपील क्वेश्चन नंबर 11, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलूं, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलूं, यस क्या वी आर गुड टू गो। चले
और देखो सर, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ रिपील के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों, इफेक्ट ऑफ रिपील के बारे में। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन briefly any four effects of repeal of existing acts by central legislation enumerated in section 6 of general clauses act। तो देखो सर, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 6 क्या कहता है, कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन या कोई भी एक्ट आता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और ये रिपील करता है किसी एक्ट को, तो रिपील शैल नॉट अफेक्ट किसको, वो रिवाइव नहीं करेगा, प्रायर मैनेजमेंट या लेजिस्लेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी को, पनिशमेंट फॉरफीचर पेनल्टी को और इंक्वायरी लिटिगेशन को अफेक्ट करता है क्या, नहीं सर नहीं करता है। अब देखो, रिपील इज डिफरेंट फ्रॉम द डिलीशन प्रोविजन, है ना। ये देखो, नवरंगपुरा गम धर्मादि मिलकर ट्रस्ट वर्सेस रमतुजी रमाजी, ये वाला अपन ने देखा भी था, है ना। रिपील का मतलब क्या होता है, ट्रेस के साथ मिटा देना, पर डिलीशन का मतलब होता है ट्रेस अभी भी छोड़ना। ठीक है ना, यहां पर दोनों में डिस्टिंक्शन बोला गया था, यहां बोला गया था रिपील ऑर्डिनरीली ब्रिंग्स आउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ प्रोविजन एज इफ इट वाज नेवर एग्जिस्टेड, thereby affecting all incoherent rights of the persons and all causes of action related to repeal provision। लेकिन deletion ऐसा नहीं होता, ये टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्टिंग सच डिलीशन, मतलब इसका टोटल वाइपिंग या वाइपिंग आउट क्या है, टोटल इफेक्टिंग का इसका देते हैं क्या, कि टोटल वाइप आउट हो रहा है करके, नहीं सर इसको नहीं दिया जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो, इसको नहीं दिया जाता है, समझे क्या बात को, है ना। बोलो 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 जल्दी से, मुझे क्या आपको ये बात समझी, बोलो जल्दी से, क्या आपको ये बात समझी क्या, सभी लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या ये बातें आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। यस यस यस, चलेगा, आगे बढ़ेगा। बोलो बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ू क्या, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलूं मैं। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13, आप ही पढ़ेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्यों, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, आपका 14th वाला जो है ये आपका डीपीक्यू रहेगा आज का, 13th को आप पढ़ोगे क्लास में और 14th आपका डीपीक्यू रहेगा। ये अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन था क्लास के अंदर, सेम था, याद है आपको, विद इन वाला पॉइंट है यहाँ पर, 30 दिन के अंदर आपको देखो डिविडेंड को पे करना पड़ता है यहाँ पर, और 7 दिन के अंदर आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। अब एक्सपायरी 30 दिन 30/10 को हो रही है बेटा, तो मैं क्या यहाँ पर 30/10 के डेट को काउंट करूंगा क्या, नहीं सर मैं 1 तारीख को काउंट करूंगा, समझे ना बात को, 1 अक्टूबर को नहीं, 31 अक्टूबर को पहला होगा, 31 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तारीख तक सर वो क्या होना चाहिए सर, 6 तारीख तक वो यहाँ पर हो जाना चाहिए अनपेड अकाउंट, अनपेड अकाउंट के अंदर, और पहले दिन को एक्सक्लूड करूंगा, मतलब 31 अक्टूबर को फर्स्ट दिन को काउंट करूंगा। फटाफट एक बार गो थ्रू करो, जल्दी से गो थ्रू करो। डन है क्या, बोलते नहीं आप लोग, कुछ तो बोलो यार। वाह, अच्छा भेजा टीम ने, ये तो कुछ तो भी। इसको यहां रखो क्या, इसको यहां रखो। चलो, डन है क्या, बोलो 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 बच्चों, डन है क्या, सभी लोग फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, बोलो। चलो, क्या हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आओ, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस आंसर को लिखना है बेटा, है ना, नहीं नहीं मैं लिखना चाहता हूं, समझे क्या बात को, मैं लिखना चाहता हूं। आओ, कोई मुझे रोक रहा है, मैं सुनूंगा तो किसी की नहीं, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 15 को। आओ देखो, क्या अजित
was to submit an appeal to High Court of Kolkata on 30th March 2020. ठीक है, विच वॉज लास्ट डे ऑन विच अपील कुड बी रिमिटेड, जो आखिरी दिन था बेटा जिस समय अपील को रिमिट करना था. अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट डे हाई कोर्ट वॉज क्लोज ड्यू टू टोटल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. अब आपको यहां पर बताना है रेमेडी अवेलेबल टू अजीत एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट. ठीक है, आइए सर, चलो इस आंसर को लिखेंगे भाई साहब, खतरनाक तरीके से इस आंसर को लिखेंगे. देखो क्या, देखो क्या, आंसर नंबर 15. नहीं नहीं, मुझे कोई रोकना नहीं है अभी, है ना. चलो आंसर नंबर 15 लिखो जल्दी से. आंसर नंबर 15, हेडिंग डालो आंसर नंबर 15. GCA. जब पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये वाली जो फाइल है जिसके अंदर मैं आंसर्स को लिखवाता हूँ, वो फाइल में मैं आपको सेंड कर दूंगा जब पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा तब. ठीक है, इन केस किसी बच्चे को छापना होगा, कुछ होगा, तो भाई फिर कर लेना, आप मजे कर लेना उससे. ठीक है ना. आओ, नहीं तो आपको ऐसा रहता है ना कि पीडीएफ तो दे दो ना यार सर, प्लीज पीडीएफ यार, प्लीज पीडीएफ, है ना, है ना. तो आपको दे दूंगा मैं पीडीएफ आपके मन की संतुष्टि के लिए. ठीक है, आओ आंसर नंबर 15 लिखेंगे बेटा. वेयर वेयर whereby any legislation whereby any legislation any act or proceeding any act or proceeding any act or proceeding is allowed to be done is allowed to be done in any court or office on certain day or within prescribed time period and if court / office is closed on that date then एमवी सर भी ऐसा बोलते थे. क्या बोलते थे एमवी सर? then time shall be extended if it is to be done once court / office is opened. अच्छा, पीडीएफ ऐसा, ओके, इज ओपन. अब देखो यहां पर इन द गिवन केस मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा. अभी मुझे याद दिखाना सर प्रैक्टिकल क्या हुआ था, ऐसा पूछना मेरे से, अगर मैं अभी भूल गया बताना तो. इन दिस केस अजीत can submit appeal on day when High Court will open and it will be valid. देखो अभी है ना बेटा, कुछ समय पहले नागपुर में दंगे हुए थे. क्या हुए थे? नागपुर में दंगे हुए थे.
तो पुलिस ने किसी प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा, क्या पकड़ा, किसी प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा, ठीक है, ओके। अब क्या प्राइम सस्पेक्ट का मतलब होता है प्राइम अक्यूज्ड, मतलब जिसके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को भंग करने की कोशिश की है। मतलब दो कल्चर्स के बीच में या दो ऐसे अलग अलग समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की है, ऐसा। अब क्या हुआ, अब ये जो प्राइम सस्पेक्ट का घर था ना बेटा, है ना, जब ये पकड़ा गया उसके बाद ही एनएमसी ने यहां पर क्या दिया, एनएमसी ने नोटिस दिया यहां पर उस प्राइम सस्पेक्ट के घर पर, उसका भाई था, उसको नोटिस दिया। किस बात का नोटिस दिया, इस बात का नोटिस दिया कि आपका जो घर है ना ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। ये क्या है बोलो, ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, ओके। और उसको नोटिस सर्व किया, ठीक है, ओके। अब ये नोटिस सर्व किया कब, सैटरडे को। जनरली जब ऐसा नोटिस सर्व किया जाता है तो सामने वाले पार्टी के पास 24 आवर्स होते हैं, और वो क्या कर सकता है बच्चों, वो यहां पर है ना अपील के लिए जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट के पास जा सकता है और अपील कर सकता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं प्रूव करना चाहता हूं कुछ चीजें, और फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो फाइनल कर देना, बराबर है ना, ओके। अब देखो हुआ क्या इसके अंदर, हुआ कुछ ऐसा इसके अंदर कि नोटिस दिया था सैटरडे को, सैटरडे को कोर्ट बंद रहता, और 24 आवर्स कब कंप्लीट हो जाएंगे, संडे को। तो एनएमसी ने आके संडे को क्या कर दिया बेटा, घर तोड़ दिया। ये एक्चुअल में हुआ। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपने भी जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा, इसके हिसाब से क्या ये तोड़ सकते हैं क्या संडे को घर, इसका जवाब है नहीं सर। यहां पर ये अपील का 24 आवर्स यानी कि मंडे खत्म हो जाने के बाद, मंडे का टाइम खत्म हो जाने के बाद उसके बाद अगर तोड़े होते तो क्या सही बन जाता क्या, यस। अब जब ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में गई तो कोर्ट ने भी बजाया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एनएमसी को बजाया, पर घर तो ऑलरेडी टूट चुका है, ये लोगों ने सिर्फ सॉरी बोल दिया। अरे भाई सॉरी तो बोल दिया पर घर तो टूट गया ना। अब समझे क्या पहले, और अच्छा प्रॉब्लम क्या था ये बताता हूं मैं आपको। ये जो घर है बेटा ये पिछले 40 सालों से बना हुआ था। तो तो कोर्ट का, मेरा नहीं कहना, ये कोर्ट का कहना था कि तुमको 40 सालों से नजर नहीं आया क्या। ये प्योरली समझ में आ रहा है कि रिवेंज। और अच्छा तुमने जिसको प्राइम सस्पेक्ट माना है पहले उसके खिलाफ एलिगेशन प्रूव करो, उसके बाद जो करना है डिसीजन लो। मतलब कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि पहले आप एलिगेशन प्रूव करो फिर तोड़ो घर। मतलब मैं नहीं बोल रहा, कोर्ट बोल रहा, समझे क्या, मतलब ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा है कोर्ट। कोर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले सस्पेक्ट जो है, वो सस्पेक्ट है ना, वो कोई कॉन्विक्टेड थोड़ी है, पहले उनको गिल्टी तो करार कराओ। एक बार वो गिल्टी हो गया फिर उसके बाद आपको अगर कुछ एक्शन लेना है तो एक बार का वो जस्टिफाइड होता है। बट सिंस ये दोनों एक्ट सेपरेट होते हैं ना, प्राइम सस्पेक्ट अलग है और ये एनएमसी का डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि ये सस्पेक्ट आएगा नागपुर पुलिस के पास और ये वाला जो है ये नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास काम आएगा, समझे क्या। हालांकि दोनों कंट्रोल्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, समझे क्या बात को, है ना, यस, ओके। चलो सर आ जाओ यहां पर ध्यान दो, आइए ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आ जाओ। अगले अगले पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगले वाले पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो तो भाई कुछ तो भी अलग ही हो गया था नागपुर में, पर मैंने एक चीज देखा, उस समय अथॉरिटीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, चाहे पुलिस हो चाहे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे भाई। जो दिखा अंदर, जो दिखा अंदर। कितने दिन तो मेन मार्केट, जैसे आप सभी लोगों के सिटीज में कोई ना कोई मेन मार्केट रहता होगा, आप सोच के देखो कितने, एक हफ्ते के लिए वो मेन मार्केट बंद कर दिया था। देखो मेन मार्केट बंद होता है ना, करोड़ों का व्यापार नुकसान होता है बेटा दिन का, और करोड़ों का रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट का। अब समझे क्या बात को। बट टू सेटल दैट डिस्प्यूट इन्होंने 7-8 दिनों के लिए बंद कर दिया था मार्केट को। नुकसान हो तो हो पर नागपुर बंद कर देंगे, समझे आप बात को। ऐसा ऐसा हुआ था वो केस में, अभी कुछ दिनों पहले की बात है वो, ठीक है। आइए चलो अब मैं अगर बात करूंगा आपके साथ, अगला देखो क्या। तो यहां पर इन्होंने ऐसा बोल के रखा है, ठीक है। आइए अगला देखो। पीके एंड वीके हैज लॉन्ग डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप ऑफ द लैंड फॉर विच लीगल सूट वाज पेंडिंग इन द कोर्ट। द कोर्ट फिक्स द डेट फॉर हियरिंग ऑन 29/4/2018 which was announced to be holiday subsequently by the government। तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के लिए आप क्या करोगे सर, उतने टाइम से बढ़ा दोगे, जब भी कोर्ट ओपन होगा वो एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। प्लीज एक बार पढ़ लो, प्लीज एक बार पढ़ लो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलूंगा। सेम है ये,
सेम एज अबव, सेम एज अबव। अच्छा, जिस एरिया में मैं रहता हूं ना बेटा, उस एरिया में थोड़ा बहुत भी कोई लेना देना नहीं कि क्या चल रहा है उस एरिया में, मतलब आप ऐसा समझो ये सिटी है, मैं इस एरिया में रहता हूं और इस एरिया में सारी चीजें हो रही। एमवी सर उसके 2-3 दिन पहले ही गए थे बेटा, नागपुर से पुणे शिफ्ट हुए थे वो, बस 2 दिन के बाद ही एमवी सर गए और दंगे हो गए बेटा, क्योंकि एमवी सर दबदबा है भाई, एमवी सर का, समझे आप बात को? हाँ दबदबा है। और उसी एरिया में, जिस एरिया में एमवी सर रहते थे, वही हुए बेटा दंगे। ये है दबदबा, समझे आप बात को? ऐसा कि एमवी सर गए तो 2 लोग झगड़ पड़े बेटा आपस में कि बोले ऐसे कैसे चले गए करके, ऐसा। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? यस। चलिए सर आ जाओ, आओ। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर सर? अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना? आ जाओ अगले वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला वाला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सारे लोग फोकस करना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पर सर। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बातचीत करता है समझना। ये कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मिस्टर सोवन इशूड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 1000 टू मोहन ऑन 17th of May 21 पेबल 3 months आफ्टर डेट। After that, a sudden holiday was declared on 20th of August 2021 due to Muharram. As per the provisions of GCA, what should be the presentment of promissory note? 19th होगा या 21st होगा? तो 21st को क्या होने वाला है सर? यहाँ पर डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना सर? पर 3 महीना लिखा हुआ है तो 17, यहाँ पर तो सर 17 आना चाहिए था, 17 अगस्त नहीं। 3 दिन ग्रेस का दिया जाता है बेटा, समझे क्या? 3 दिन जो होता है ना वो ग्रेस का दिया जाता है केबीबी, तो वो जो 3 दिन ग्रेस का दिया जाता है तो उसको पकड़ के 20th आ रहा था। अब 20th आया तो उसी दिन हॉलीडे आ गया, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? 21st को बोलेंगे। एक बार पढ़ लो इसको जल्दी से, देखो प्रोविजन वही है जो अपन ने ऊपर लिखा था, बस इसका कंक्लूजन एक बार रीड कर लो आप, है ना? सीए फाउंडेशन लॉ नहीं, अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके अंदर आया होगा बेटा आपको, है ना? यस। चलो चलो डन है, और 2 क्वेश्चन करेंगे आज। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीसीए? ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस, सेक्शन नंबर 12 कहते हैं कि वेयर एनी एनैक्टमेंट इज इन फोर्स या देयर आफ्टर टू बी इन फोर्स एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम इन द नेचर विच इज लेविएबल ऑन क्वांटिटी, वेट, मेजरमेंट, वैल्यू या कोई भी मर्चेंडाइज, देन द ड्यूटी लेविएबल अकॉर्डिंग टू सेम रेट और एनी ग्रेटर ऑन एनी ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। मैंने आपको 1000 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है कि आपको 1000 रुपए, बस वो यही था, ठीक है? अगला फिर देखो, जेंडर एंड नंबर, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ होल टाइम KMP shall not hold office in more than one companies except subsidiary company at the same time. Referring to section 13 of GCA, examine whether whole time KMP can be appointed in more than one subsidiary companies. ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल बेटा, तो सब्सिडरी कंपनी बोला है मतलब कंपनीज ऑलरेडी इंक्लूड होगा, और कंपनीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसके इसके अंदर एक जो KMP है, क्या वो कंपनी में और उसकी सारी सब्सिडरीज में अपॉइंटेड हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखो, KMP shall not hold office in more than one company except subsidiary company with respect to issue that whole time KMP or holding can be appointed in more than one subsidiary can be appointed. देखो यहाँ पर क्या ये प्रोवाइड करता है कि वर्ड सिंगुलर shall include plural unless there is repugnant to any subject or context. इसका मतलब है कि जो KMP है ये होल्ड कर सकता है ऑफिस इन मोर देन वन सब्सिडरीज। क्या बोला, बोलो जल्दी, इन मोर देन वन सब्सिडरीज। अगला पढ़ो, the board of directors of Sabbarwal Construction Private Limited authorized by passing SR that Mr. Muneem to appoint 5 employees of accounts department of the company. Mr. Muneem appointed 5 employees including Rupal, who was relative of one of the director of company.
After 1 month, Munim observed that Rupal was not performing duties honestly. Mr. Munim issued order for dismissal of the Rupal without any proper reasons. Without any proper reasons. Mr. Rupal filed a petition in a court that his dismissal order is not valid as board of directors is has authorized Munim to only appointment of employees and not for dismissal. तो वेदर रूपल इज करेक्ट इन हिज वर्ड्स, तो रूपल ने, मुझे लग रहा था रूपल लड़की है पर हिज से समझ में आ रहा है कि वो क्या है बेटा, वो बोलो ना लड़का है, तो रूपल ऐसा होता है। ऐसा मैंने आपको चंचल वाला एग्जांपल बताया था क्या, है ना। मेरा एक दोस्त है बेटा, है ना, मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है मेरा। वो है ना पहले, अब पहले तो खास नहीं था ना, पहले तो सिर्फ दोस्त था। तो वो ऐसे ही बोला कि अरे यार मैं चंचल वगैरह के साथ रहता हूँ। मैंने कहा भाई, और वो है ना एकदम आप ऐसा समझो गांव से आया था बेटा, मेरा नेटिव प्लेस जहां पर है ना वो वहां से आया था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही फॉरवर्ड है, मतलब इसके घर पे भी पता है कि ये एकदम, है ना, मतलब वो जिसका नाम जैसे जो भी नाम होगा, मान लो उसका नाम ए है, तो वो रहता है किसके साथ, चंचल के साथ। मैंने कहा भाई क्या फॉरवर्ड लोग है, मतलब 11वीं के अंदर बच्चे को अलाउ कर दिया, है ना, क्योंकि मुझे पता था उसके बहन वगैरह तो है नहीं, कजिन या रियल भी, तो मुझे तो पता था ये बात। तो मैं भाई एकदम, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एकदम खतरनाक। मैं मतलब घर पे भी मैं कैसे बताऊं, अब घर वाले पूछ रहे हो कैसे रहते हैं करके, तो मैं क्या बताऊं यहाँ पर, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि चंचल तो भैया है। और मैंने कहा अरे भाई साहब ये तो खतरनाक ही हो गया, खेल हो गया ये तो, है ना। और ये उसके बुआ के कोई तो भी कजिन बुआ हुआ के लड़के थे, ठीक है, हाँ। चलो आओ, तो वैसा ही यहां पर हुआ बेटा रूपल के साथ। किसके साथ, रूपल के साथ ऐसा ही हुआ कुछ अभी। आओ अब इस आंसर को लिखेंगे अपन, है ना, आ जाइए। आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 20। चलो इसके बाद छुट्टी, आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20, 20 आओ जल्दी, तुम्हारा लुल करना बंद करो और जल्दी से लिखो आंसर को। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 16 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1872, provision, an authority, an authority having power to appoint, an authority having power to appoint shall also have power to suspend slash dismiss any person so appointed, any person so appointed, whether by itself or any other authority, having power। चलो अब लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, लिखो जल्दी से आप यहाँ पर। फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन आप लिखेंगे यहाँ पर। बताओ कि उसने 5 लोगों को अपॉइंट किया इंक्लूडिंग रूपल, और रूपल एलिगेशन लगा रहा है कि जो अपॉइंट करता है और रिमूव नहीं कर सकता है। फिर आप बोलोगे ऑन द अबव फैक्ट्स एंड ऑन द गिवन सिचुएशन, यहाँ पर रूपल करेक्ट नहीं है अपने प्रिपोजिशन में। मुनीम यहाँ पर क्या कर सकता है, रूपल को डिसमिस कर सकता है, या मुनीम हैज पावर टू डिसमिस रूपल, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट लिखो, अब भी मुझे क्लास के अंदर चाहिए फिनिश। चलो डन हो गया है क्या, बोलो डन हो गया है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बनाएंगे मेरे को। वन लाइनर है भाई एकदम ऐसा। वो पहले याद है कि आपको पहले आते थे 10 तक या 12 तक, 1 लाइन में आंसर को दो, वैसा लग रहा है ये मुझे। 1 लाइन में आंसर को दो, एक लाइन लिखा, देखो ना आप,
क्वेश्चन कितना बड़ा बेटा उसका, और आंसर में आप देखोगे तो ये तो कंक्लूजन ही है, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन, मतलब एक्चुअल में सॉल्यूशन तो यही है जिसके नंबर मिलेंगे आपको। समझे क्या बात को, है ना, ऐसा मजेदार। अच्छा, आने वाले संडे को आपका चैप्टर 5 और 9 का टेस्ट है, याद है ना आपको, सिर्फ टेस्ट है, क्लास नहीं होगा संडे को, सिर्फ टेस्ट लेंगे अपन लोग, नो क्लास ऑन संडे, ओनली टेस्ट, ठीक है, यस। और फिर उसके अगले संडे को आपका क्या होगा, 10 और 11 का टेस्ट होगा। बस उसके अगले संडे तक ये नहीं होना चाहिए कि लॉ ही खत्म हो गया अपना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी नहीं तो मैं बता दूं आपको, है ना, यस, टेस्ट लेने वाला है। सर क्वेश्चन 17 में सडन हॉलीडे नहीं होता, ड्यू डेट के ऊपर हॉलीडे, और पहले से हॉलीडे होता तो भी लॉ के अंदर बाद में ही होता है। पहले से हॉलीडे अगर मान लो दिया होता है अकाउंट्स के अंदर तो आप पहला दिन पकड़ते थे, बट लॉ में आपको अगला दिन पकड़ना है। समझे क्या बात को, है ना, यस। नहीं, अभी अभी देखो यार, मेरा अगर सब सही से बराबर चल रहा है तो आप ले सकते हो संडे को छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यस, बिंदास आप ले सकते हो। चलो आज के लिए अपन खत्म करेंगे क्या, चलो आज के लिए खत्म करेंगे, कल अपन लोग बचे हुए क्वेश्चंस को फिनिश ऑफ करेंगे एक बार, और एक बार अपने क्वेश्चन फिनिश ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, सारे लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स that are issued between the passing of commencement of enactment, मतलब एक्ट पास हुआ है और उसके बाद रूल्स पास हुए, या रूल्स पहले पास हुए और बाद में एक्ट पास हुआ है, उसको लेके आपको क्या करना है, उसको लेके यहां पर आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट के प्रोविजंस को बताना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर बताना है, ठीक है। देखो, मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज, इशूइंग द ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द एनैक्टमेंट। देखो क्या लिखा है यहां पर, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन विच हैज नॉट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली ऑन पासिंग, द पावर conferred to make rules या bylaws or issued orders with respect to the application of act या regulation with respect to establishment of any court या appointment of any judge या officer with respect to any person by whom or such time या place where the manner to which such fees या thing anything may be under the act or regulation, then power may be exercised at the time after passing of act या regulation। इसका मतलब क्या है कि सर एक्ट के तहत आप कोई अथॉरिटी को लाते हो, एक्ट के तहत आप कोई रूल्स या बायलॉज को लाते हो, पर ये एप्लीकेबल कब होगा, ये एक्सरसाइज कब होगा, जब एक्ट या रेगुलेशन आ जाएंगे उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। जब तक एक्ट या रेगुलेशंस नहीं आते तब तक क्या ये एप्लीकेबल होने वाला है क्या, नहीं सर, तब तक ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, राइट। तो इसको थोड़ा सा ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा में इन्होंने लिखा है। आप ऐसा भी ये लोग लिख सकते थे कि सर सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन जो इमीडिएटली लागू नहीं किया गया आफ्टर द पासिंग, लेकिन उसके बाद अगर कोई अथॉरिटी या रूल्स या रेगुलेशन आ जाते हैं तो उस केस के अंदर सर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस केस के अंदर हम लोग ये बोलेंगे कि सर वहां पर उसका इफेक्ट तब तक नहीं आता जब तक एक्ट या रेगुलेशंस क्या नहीं हो जाता, वो विद इफेक्ट नहीं हो जाता, यानी कि वो पावर जब तक आ नहीं जाती, जब तक एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक सर वो चीजें एप्लीकेबल होंगी क्या, नहीं सर, तब तक वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। गॉट इट एवरीवन, क्या पहला पॉइंट आपको क्लियर है क्या, सभी लोग फटाफट जल्दी से बोल दो, क्या फर्स्ट पॉइंट सभी लोगों को क्लियर, यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, explain various provisions applicable to rules or bylaws being made after the previous publications, है ना, as enumerated under section 23। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि रूल्स या बायलॉज को आप किस तरीके से बनाओगे। तो इनका कहना है रूल्स या बायलॉज को आपको बनाना है तो सबसे पहले आप पब्लिश करो प्रपोज ड्राफ्ट को, आपको पब्लिश करना है यहां पर उन पर्संस के लिए जो लाइकली टू बी अफेक्टेड है। फिर देखो उसके बाद क्या बोला गया, पब्लिकेशन को इस मैनर में करना जिससे आप क्या कर सको, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है या गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है उस मैनर में पब्लिश करना। फिर नोटिस को अटैच करना ड्राफ्ट के साथ यहां पर, जिसमें डेट और जिसमें आप एक डेट को मेंशन करोगे जिसके बाद में ड्राफ्ट को यहां पर टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन वगैरह भेजेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। फिर सर जो भी सजेशन या ऑब्जेक्शन रिसीव हुए अदर अथॉरिटीज से उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करने के बाद आप अकॉर्डिंगली चेंजेस करना, और चेंजेस करने के बाद ऑफिशियल गैजेट के अंदर आप क्या कर देंगे, उसको पब्लिश कर देंगे।
लिखेंगे जो अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ की तरह होता है कि जितने भी रूल्स या बायलॉज आपने बनाए हैं इसको आपने क्या किया है, प्रॉपरली ड्राफ्ट किया है। क्या किया है बोलो बच्चों, प्रॉपरली ड्राफ्ट किया है। समझे क्या बात को, या ये प्रॉपरली बनाए गए हैं, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसको लिखते हैं अपन। ये सवाल ऐसा कई बार पूछते हैं क्योंकि ऐसे वाले सवाल देखो, मिस्टर राम एन एडवोकेट हैज फ्रॉडुलेंटली डिसीव हिज क्लाइंट। बताओ कैसा एडवोकेट है, क्लाइंट को फ्रॉडुलेंटली डिसीव कर रहा है। ठीक है, अब मिस्टर श्याम who was taking advice on taxation matters, now Mr. Ram is liable to fine acting fraudulently under both Advocates Act as well as Income Tax Act. Under the provision of his offense is punishable under the both acts as per the general clauses act. तो आपको यहाँ पर प्रोविजन को स्टेट करना है कि क्या वो दोनों एक्ट्स के लिए लायबल होगा या किसी एक केस में होगा। बोलो बच्चों, क्या वो दोनों के इसमें होगा या एक केस में होगा? बोलो सारे लोग जल्दी से, दोनों में या एक में, दोनों में या एक में। तो सर ये किसी एक में ही होने वाला है। ठीक है, आइए इस आंसर को लिखेंगे, सारे के सारे लोग आ जाना, आओ फटाफट। आंसर नंबर कौन सा है बच्चों, ये 23 एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 प्रोविजन। आप एग्जाम में जीसीए लिखेंगे कि पूरा जनरल क्लॉजेज एक्ट लिखेंगे? जीसीए लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं सीए बन चुका हूं, आपको सीए बनना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। आओ चलो अगला, वेयर एन एक्ट और ओमिशन, वेयर एन एक्ट और ओमिशन, constitutes an offense, where an act or omission constitutes an offense under two or more enactment, then person shall be liable only under either of two enactment and shall not be punished twice. अब आप कंक्लूजन लिखेंगे सारे लोग, कंक्लूजन लिखो सारे के सारे लोग। देखो 3 मार्क का सवाल आया तो डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना कि जो यहाँ पर मिस्टर राम है ना, ये शाल बी पनिश आइदर अंडर एडवोकेट्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, बट ट्वाइस पनिश नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए। और मान लो अगर 4 नंबर या 5 नंबर का सवाल आया बेटा और 1 लाइनर में आपका खत्म हुआ तो उस केस के अंदर फिर फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन दोनों लिखेंगे। ठीक है, ओके सर, चलो आ जाओ फटाफट, चलो जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी से। लिखो कंक्लूजन। डन, चलो आ जाओ। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। देखो यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट,
as per section number 27 of General Clauses Act, where any legislation or regulation requires any document to be served by post. सर जब भी कोई लेजिस्लेशन या रेगुलेशन रिक्वायर करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको सर्व करना है पोस्ट की मदद से, then unless different intention appears, service shall be deemed to be affected by, कि वो प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, वो प्रीपेड होना चाहिए और उसका पोस्टिंग प्रॉपरली रजिस्टर्ड, पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट पर जाना चाहिए। अगर लेटर के अंदर ऊपर की तीन चीजें हैं तो हम लोग बोलेंगे कि लेटर इज सर्विस बाय पोस्ट कंसिडर किया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। अब देखो अगला, the notice under which statutory rules is to be sent by registered post acknowledgement due instead sent by registered post। मतलब क्या सर, लॉ कहता है कि आपको आरपीएडी से भेजना है और आपने आरपी से भेज दिया, तो वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विंग ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट टेनेबल है क्या? और आपका यहां पर रेफरेंस देना है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ नोटिस। तो देखो सर्विस बाय पोस्ट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर देखो यहां पर ये बोला गया कि सर्विस ऑफ नोटिस जहां पर बोला गया था आरपीएडी से भेजना है, तब आपने आरपी से भेजा, तो ये विल नॉट बी कंप्लायंस ऑफ सेड रूल्स। इसका मतलब है रूल्स का कंप्लायंस नहीं हुआ है करके। और इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि इट इज मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड, मतलब सर यहां पर वो चीजें नहीं बनेंगी। ऐसा केस लॉ बोला भी गया था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मकीजा के अंदर, ये चीज बोली गई थी कि अगर आपने आरपीएडी की जगह आरपी का इस्तेमाल किया तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा, ऐसा मानेंगे क्या? नहीं सर ऐसा नहीं मानेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो मानेंगे क्या? नहीं सर ऐसा नहीं मानेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को लिखेंगे अभी अपन लोग। अपन देखो, मिस्टर व्यास इज द ओनर ऑफ द हाउस नंबर 20 इन गीता कॉलोनी दिल्ली। ही हैज रेंटेड 2 रूम्स इन दिस हाउस टू मिस्टर अय्यर। उसने 2 रूम यहां पर दिए हैं अय्यर को। इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज सर्व्ड शो कॉज नोटिस टू मिस्टर व्यास। The said notice was received by Mr. अय्यर and returned the notice। अय्यर को मिली और उसने वापस कर दिया नोटिस, है ना, विद एन एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, और नोट डाल के कि मैं इस नोटिस को रिफ्यूज करता हूं। अब आपको डिसाइड करना है एज पर दी जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्या नोटिस यहां पर राइटफुली सर्व हुई थी क्या मिस्टर व्यास को? क्या कहा मैंने, बोलो, क्या व्यास को यहां पर नोटिस जो है ना वो राइटफुली सर्व हुई थी या नहीं हुई थी? ये आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको यहां पर बताते हुए चलना है। चलो तो मुझे बताएंगे क्या यहां पर नोटिस वैलिडली सर्व हुई क्या? हाँ सर नोटिस यहां पर वैलिडली सर्व हुई, हम लोग ऐसा यहां पर अज्यूम कर लेंगे, ऐसा हम लोग यहां पर मान लेंगे। समझे क्या बात को, है ना? यस सर। चलो आ जाओ, आ जाओ सारे के सारे लोग आंसर को लिखेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। आंसर नंबर कौन सा होगा बच्चों? आंसर नंबर 26 होगा। आंसर नंबर 26 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब अपने इतने सारे राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, हर एक चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन हुए हैं अपने और क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो अब मेरे हिसाब से जो बच्चों को हो सकता है कि पहले आपको लॉ की राइटिंग उतनी नहीं जमती हो, पर क्या अब आपको लॉ के राइटिंग में कॉन्फिडेंस है क्या? अरे बोलो ना, क्या आपको लॉ के राइटिंग, क्या अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उसका किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या लिखना है, क्या आप लिख पाओगे क्या? इतने सारी अपनी टेस्ट हुई, इवैल्यूएटेड भी हुई, नॉन इवैल्यूएटेड वाली भी हुई, तो क्या अब आपका कॉन्फिडेंस काफी आ गया है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना? यस। अगर आप डेली डीपीक्यू को कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से अब आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब सोच के देखो ना, क्योंकि अभी लगभग लगभग अपना क्लास कौन सा, आज लेक्चर नंबर 70 चल रहा है। मैं कहता हूं अपने 65 भी क्लासेस हुई होंगी, क्योंकि कोई कोई क्लासेस में 2 L नंबर क्रिएट हो जाते ड्यू टू क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस मेरे को अलग करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप सोच के देखिए कि आपने कम से कम 65 में से मैं कहता हूं 50 दिन भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे। मैंने 50 दिन भी डीपीक्यू दिया होगा, तो 50 दिन आपने लिखने की प्रैक्टिस किए, फिर क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस किए, फिर एग्जाम में पेपर लिखे,
अगर आपने टेस्ट दिए होंगे तो, है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफी अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। बहुत डिफरेंस होना चाहिए जब आप पहले थे और अभी के, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होना ही चाहिए। मतलब नहीं तो आप सोच के देखो, आप नहीं तो आप लेक्चर, कम ऑन यार, आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, तो डिफरेंस होना ही चाहिए क्या, डेफिनेटली होना ही चाहिए, ठीक है ना। यस, चलो आ जाओ लेक्चर नंबर, यहां पर सॉरी आंसर नंबर 26 के ऊपर आ जाएंगे। आंसर नंबर 26 के ऊपर आ जाएंगे। आओ देखो क्या, सबसे पहले तो अपने को यहां पर समझाना पड़ेगा कि सर्विस बाय पोस्ट का मतलब क्या होता है। लिखो यहां पर, एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 27 ऑफ 1897, प्रोविजन, प्रोविजन, पहला, पहला, वेयर एनी, वेयर एनी लेजिस्लेशन or regulation, where any legislation or regulation requires any document, requires any document to be served, to be served by post, by post, then unless different intention appears, unless different intention appears, unless different intention appears, service shall be deemed, if a properly addressed, b b prepaying या prepaid, or c posting by registered post, registered post, posting by registered post. Second, 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 a document shall be deemed to be served, deemed to be served by post, served by post when it is delivered, when it is delivered in ordinary course of post, in ordinary course of post, in ordinary course of post. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, even if post is returned by tenant, tenant, even if post is returned by tenant, tenant, then also it shall be assumed that letter is served by post, by post, letter is served by post, letter is served by post, letter is served by post to landlord, landlord। लिखो यहां पर, केस लॉ, केस लॉ, केस लॉ
जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, नथु सिंह, सिंह हो गया। अब लिखेंगे आप लोग कंक्लूजन, आप ही लोग लिखेंगे कंक्लूजन कि इस केस के अंदर क्या होगा। फटाफट लिखो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से करो। चलो फास्ट फास्ट। चलो डन है क्या? होने के बाद डन लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अ नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन मिस्टर पी। क्या बोला यहां पर, बोलो। अ नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन मिस्टर पी फॉर अपीयरिंग इन अ कोर्ट। However, notice could not be served on the account of fact that house of Mr. P was found locked. क्या पाया गया था, बोलो। हाउस जो है, घर है, वो लॉक पाया गया। Thus, Mr. P did not appear in the court at a set date. Examine the situation as per the provision of GCA 1897 and determine whether Mr. P will be liable in the given situation. क्या Mr. P यहाँ पर liable होगा क्या, ये आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, बताना है। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 यहां पर डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड के बारे में बताया। अब देखो सर, डॉक्यूमेंट्स को आप सर्व नहीं कर पाए क्योंकि वो लॉक था। क्या हम यहां पर अज्यूम कर लेंगे इट वॉज डीम्ड सर्व्ड? यस सर, यहां पर अज्यूम कर लिया जाता है डीम्ड सर्व्ड। एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर अज्यूम कर लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट क्या हो गया, डीम्ड कर लिया जाता है एज अ सर्व्ड। इसका मतलब यहां पर मुझे एक बात बताइए, इट वुड बी फॉर पी, मतलब पी को यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में रियली सर्व नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद फिर वो बताएगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मतलब पी को इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि सर्व नहीं हुआ, तब जाके वो नॉट लायबल होगा। अदरवाइज क्या वो लायबल होने वाला है क्या बच्चों? हाँ सर, वो यहां पर लायबल होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझे क्या? मतलब किसको मस्ती करना पड़ेगा सर? पी को बोलना पड़ेगा कि भाई सही में मेरे को डिलीवर नहीं हुआ है। हम तो अज्यूम कर लेंगे कि लेटर यहां पर क्या हो चुका है बच्चों, लेटर यहां पर सर्व हो चुका है, हम तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे। ओके अगला, Mike has lent his house property to Wise at a monthly rent of 1.5 lakh. The yearly agreement was due to expire in near future. However, Mr. Mike does not intend to continue agreement and he has sent the notice to Mr. Wise for termination of agreement. Mr. Wise, on the other hand, does not want to vacate the property and has returned the notice with an endorsement of refusal. ये डाल के कि भैया रिटर्न कर दिया नोटिस को कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना।
Now Mr. Wise has contended that no notice was served on him and hence no need to vacate the property. मुझे बताइए क्या प्रॉपर्टी को वेकेट करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने अगर यहाँ पर नोटिस लैंडलॉर्ड ने भेजा और उसको टेनेंट ने बेटा एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल के साथ मना भी कर दिया ना, तो भी हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि नोटिस क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। और इस केस के अंदर नोटिस क्या राइटफुली सर्व माना जाएगा वाइस को, और यहां पर सर वाइस लायबल होने वाला है क्या? बिल्कुल, वाइस को प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ सर, प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। समझे क्या बात को? बोलो जल्दी से, क्या आपको ये बातें क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ू? सभी लोग, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कोमल लिमिटेड declares dividend to shareholders on its AGM held on 27 September. Referring to the provision of GCA and Companies Act, advise करो the dates during which Komal Limited is required to pay dividend, the dates during which Komal Limited is required to transfer unclaimed या unpaid dividend अनक्लेम डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। देखो 30 दिन के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, तो 28 को पहला दिन काउंट होगा, 28, 29, 30 बराबर 3 दिन हो गए, मतलब 27 ऑफ अक्टूबर तक क्या हो जाना चाहिए? बोलो 27 ऑफ अक्टूबर तक डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। फिर वो नहीं हुआ तो वहां से 7 दिनों के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, यानी 28, 29, 30, 31, 1, 2। समझ रहे? यानी कि यहां पर सर अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर सर 3 नवंबर तक क्या होगा सर? 3 नवंबर तक यहां पर माना जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, समझे क्या आप बात को? है ना? यस। तो सितंबर में 28, 29, 30 आया यहां पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ? एजीएम में यहां पर डिक्लेयर हुआ ना? यस सर। और वहां से 7 दिनों के अंदर, तो 7वां दिन कौन सा जाने वाला है? 7वां दिन यहां पर जाने वाला है अपना 3 तारीख। तो 3 तारीख को यहां पर क्या माना जाएगा सर? 3 तारीख को यहां पर माना जाएगा ड्यू डेट, और इसकी ड्यू डेट तो आने वाली है कौन सी? 27/10 इसकी ड्यू डेट आने वाली है। ये तो अपन ने देख लिया 27/10 तक। एक बार पढ़ लो आंसर को, ये अपन ने किया है। अपन ने, याद है आपको, इलस्ट्रेशन वाला एग्जांपल देखा था, ये इलस्ट्रेशन वाला ही पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पर आंसर लिखते हुए कैसे लिखेंगे? आपको चैप्टर 8 का आंसर लिखना पड़ेगा कि एजीएम में जब भी डिक्लेयर हुआ वहां से 30 दिनों के अंदर आपको पे करना पड़ता है करके। समझेगा बात को? चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में, और वहां पर नहीं हुआ तो आपको 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये भी आपको करना पड़ेगा क्या? यस सर, ये भी करना पड़ेगा। ये लिख के आपका अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। बस यहां पर दोनों चीजें आ गई, यहां पर डिविडेंड भी आ गया और अनपेड डिविडेंड अकाउंट भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, तो उसको लेके सवाल पूछा गया है। समझे क्या? कुछ लोग तो एग्जाम में जो लोग जीसीए छोड़ के जाएंगे ना, वो लोग तो शॉक हो जाएंगे, वो बोलेंगे जीसीए में ये टॉपिक कैसे है? ये तो कंपनीज एक्ट का टॉपिक है, मैं कंपनीज एक्ट से लिखूंगा, और वहां गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है? यस। आपको एक कंप्यूटेशन ऑफ टाइम सेक्शन नंबर 9 वाला पॉइंट यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बच्चों। एक बार फटाफट रीड करो, होने के बाद डन बताओ मुझे। आंसर को देखो स्क्रीन के ऊपर। चलो 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 चलो, और ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, बहुत ही खतरनाक है। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम नहीं होते। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, मतलब सेम होते हैं ना सर? नहीं ना। एक होता है बेटा अप्रैल से लेके मार्च तक, और एक होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। सर इतना आसान आंसर हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो यहाँ पर मुझे लगता है पूरे सीए इंटर लॉ का सबसे इजी सवाल है ये। इससे आसान अगर ये नहीं आया किसी बच्चे को, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसने, है ना, उसने इस बॉटल में डूब मरना चाहिए, है ना, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे।
चलो आओ, वो भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा मैं, कुछ पानी ही दूंगा मैं थोड़ा सा अलग करके, पूरा नहीं दे पाऊंगा, है ना। यस, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, when does the enactment is said to have came into operation if the act has not specified particular date of enforcement? जब कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं है तो कब एनफोर्स होता है बेटा? तो सर उस केस के अंदर, अरे यार ये ऊपर का गलत आंसर आ गया, उस केस के अंदर कब एनफोर्स होता है बोलो बच्चों? जब यहां पर प्रेसिडेंट का क्या मिलता है? प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। क्या मिलता है बोलो बच्चों? प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, यानी कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है ना, तब मैं क्या बोलूंगा? तब मैं बोलूंगा आप लोगों को कि उस समय सर केम इनटू ऑपरेशन आ जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला सवाल अपन ने देखा था क्या? क्या डॉक्यूमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी और चेक आता है क्या? यस सर, ये ऑलरेडी अपन ने देख चुका है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीसीए। इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस पॉलिसी को क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं सर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो तो डॉक्यूमेंट होता है। और बुलक्स को क्या हम लोग काऊ की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? तो देखो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ये स्टेटमेंट नॉट वैलिड है बेटा, नॉट वैलिड है ना। यस, इंश्योरेंस पॉलिसी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। तो ये जो मैटर है बेटा, ये मे और मे बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होने वाली है क्या? नहीं सर। और बुलक्स जो है बेटा, इसको इंटरप्रेट किया है काउ से, ये वाला स्टेटमेंट भी नॉट वैलिड है सर। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वेयर वर्ड कनोटिंग कॉमन जेंडर इज अवेलेबल, बट वर्ड जो यूज किया गया अगर वो स्पेसिफिक जेंडर के बारे में है तो उस सिचुएशन के अंदर प्रिजम्पशन लिया जाता है कि कॉमन वाली चीजें नहीं लगती। और जो बुलक्स है आप उसको काउ की तरह इंटरप्रेट करोगे क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर आओ। अब देखो क्या, मिस्टर अपार एंड मिस्टर न्यू बोथ एस्पायरिंग सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब एस्पायरिंग सीए इसका मतलब क्या होता है? ये सीए बने नहीं है, आप जैसे मतलब स्टूडेंट। ठीक है, आओ, हैव मेट इन एन कॉन्फ्रेंस फॉर सीए स्टूडेंट्स, बोथ आर हैविंग आर्ग्यूमेंट अबाउट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या ढोकले लोग हैं, इनको छुड़वा दो बेटा सीए, है ना। अपार और न्यू को छुड़वा दो, न्यू को ओल्ड बना के छुड़वा दो उसको। इसको अगर फाइनेंशियल ईयर नहीं समझ रहा है, इनको क्या फायदा इनका, है ना, छुड़ाओ इनसे। अब अगला, अब they have approached you as a senior in the profession to guide them about the meaning of financial year in general clauses act, और डिफरेंस बताना आपको कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ठीक है ना। यस, तो बस वही वाला आंसर है जो आपको पता है बेटा। अगला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, ये वाला भी आंसर पता है, ये तो अपन ने आज लिखा भी है कि मीनिंग ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पर क्या बोला जाता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर आओ, आ जाओ जल्दी से 35 के ऊपर आओ, लेट्स गो। ये वाला सवाल बच्चा है, इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, आओ इसको लिखेंगे। देखो, मिस्टर के वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप टू परचेज डायमंड ऑर्नामेंट्स। द ओनर ऑफ ज्वेलरी शॉप आर नटोरियस, बताओ, and indulging in the smuggling activities. Mrs. K purchased the diamonds ornament honestly without making proper inquiries. Was the purchase made in a good faith as per the provision of General Clauses Act? क्या बोला यहां पर? जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से ये परचेज गुड फेथ में हुआ या नहीं हुआ, ये आपको बताना है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन भी पढ़ो, सिटी ए और बी वाला। टू, देखो, देर आर टू वेज टू रीच सिटी ए फ्रॉम सिटी बी। डिस्टेंस बिटवीन टू रोडवे 100 किलोमीटर एंड वाटरवेज इज 80 किलोमीटर। हाउ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेंट्रल एक्ट, किस तरीके से आपको डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है? तो आप 100 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को मानोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर डिस्टेंस आपको देखना पड़ता है। आप जमीन हवा इस सब का प्रयोग नहीं कर सकते, जमीन सॉरी वाटर और हवा आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जमीन से कैसे जाओगे उसको आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए सर, चलो आ जाओ, इसके पहले वाले पोर्शन को अपन लोग करेंगे। आ जाओ, आंसर नंबर 35 का 1, 35 का 1,
35 का 1। क्या ये गुड फेथ में था क्या बच्चों? नहीं सर, ये गुड फेथ में नहीं था, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की है बेटा। अगर इन्होंने यहां पर प्रॉपर इंक्वायरी ही नहीं की है तो उस केस के अंदर ये गुड फेथ में माना जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये केयरलेसली हो गया। इंक्वायरी अगर किया होता, और मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इंक्वायरी करने के बाद इनको नेग्लिजेंट बिहेव किए होते, पर इंक्वायरी किए होते, तो उस केस के अंदर गुड फेथ मान लिया जाता। ठीक है, आ जाओ सर, यहां पर ध्यान दो। अब लिखो, एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1872, प्रोविजन प्रोविजन। मुझे बताओ सर, यहां पर सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशन क्यों दी है, सेक्शन 2 में क्यों नहीं दिया? क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट की जो डेफिनेशन है ये केवल और केवल इसी सेक्शन तक सीमित नहीं है, ये बाकी सेक्शंस के ऊपर भी लगती है। जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है। इसलिए इन्होंने अपनी बहुत सी डेफिनेशन किसके अंदर देके रखी है? सेक्शन नंबर, बोलो ना जल्दी से मुझे, किस में देके रखी है? सेक्शन 3 में देके रखी है। समझे क्या बात को? है ना, बोलो यस। क्या बोल रहे हो आप लोग? 1897 वही तो लिखा मैंने, है ना। आओ चलो लिखो प्रोविजन। पहला पहला, अ थिंग shall be deemed to be done to be done in good faith, in good faith, where where it is done honestly, where it is done honestly, whether done negligently or not, or not। फिर लिखो सेकंड, 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 एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का ही डेफिनेशन है। बस अपन एक गाइड की तरह उसको यूज करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो यहां पर, गुड फेथ, गुड फेथ, गुड फेथ इज जनरली अंडरस्टूड इन सिविल लॉ, in civil law, and is taken as guide in Indian Contract Act, which states, which states, which states, act done, act done is not in good faith, is not done in good faith, which is done without due care, without due care, which is done without due care and attention as expected from man of ordinary prudence, ordinary prudence। तो लिखो यहां पर, an honest purchase, an honest purchase made carelessly, carelessly, without proper inquiry, inquiry cannot be said
टू बी इन गुड फेथ, गुड फेथ as to convey title, as to convey title, as to convey title. डन। क्या आपने इतना लिखा? यस। अगले इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पता है, यहां पर आप क्या मानोगे? 100 किलोमीटर लिख के रख दो वहां पर ऐसा, 100 किलोमीटर। फिर सर एफिडेविट और गुड फेथ का क्या मतलब होता है? ये अपन ने कई बार पढ़ लिया, एफिडेविट का भी सवाल हो चुका है और गुड फेथ का भी सवाल हो चुका है। ओके, अगला, आयुष एंड विपुल आर फ्रेंड्स एंड परस्यूइंग सीए कोर्स. While doing group studies for the paper of corporate and other law, they are confused about the provision of Section 3 of Companies Act. Section 3 provides a company may be formed for any lawful purpose by dash dash dash. Both Ayush and Vipul are difficulty about the meaning of the word may, whether it should be taken as mandatory or directory. तो क्या लगता है आपको, मैंडेटरी लेना चाहिए या डायरेक्टरी लेना चाहिए? बोलो बच्चों। तो देखो यहां पर ये लोग कहते हैं द वर्ड शाल मे बी रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ समथिंग विच इज मैंडेटरी और इंपरेटिव, while the word may used to connote something not mandatory but only directory या enabling. However, sometimes may को आप इंटरप्रेट कर सकते हो किसके तरह? शाल की तरह आप यहां पर इंटरप्रेट कर सकते हो, और समटाइम्स मे और शाल को आप इंटरचेंजेबली यहां पर यूज कर सकते हो। तो इस केस के अंदर सर अपन मे को शाल की तरह इंटरप्रेट करेंगे क्या? यस। और यहां पर बोलेंगे कि वर्ड जो मे है इसको मैंडेटरी की तरह आपको लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो, मैंडेटरी का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला वाला सवाल मुझे कराना ही नहीं है बेटा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, देखो कितने बार इंस्टीट्यूट ने एफवाई के बारे में पूछा है। अब सोचो ना, एफवाई और सीवाई के बारे में कितने सवाल पूछे, है ना? तो अगर ऐसे सवाल आए बेटा तो आप ऐसा वहीं पर, जब आप जैसे ही आपको फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का सवाल दिखा, ऑटोमेटिकली आपसे ऐसा हाथ ये होना चाहिए और आपने सोचना चाहिए, भगवान मतलब इतना इतना प्यार करते हो मुझसे, इतना लकी बना दिया मुझे आपने, ऐसा तुरंत थैंक यू करना है बेटा। बिल्कुल रुकने का नहीं, समझे क्या बात को? बिल्कुल रुकने का नहीं, तुरंत थैंक यू करने का, है ना? यस। चलो आओ, 1 मिनट लगे तो चलेगा, 1 मिनट थैंक यू करने में गया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपना मार्क्स और टाइम दोनों सेव होने वाला है, इसलिए तुरंत रुक के थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो आओ, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, हाँ, इतने भी पापी नहीं हो आप, कुछ तो अच्छा किया होगा आपने, तभी जाके आपको ऐसा सवाल आया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 39, रूल, ओथ और पर्सन के बारे में बताओ। तो रूल का मतलब होता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंटेन्ड बाय एनैक्टमेंट, तो कोई भी रेगुलेशंस बनाना। ओथ का मतलब होता है अफर्मेशन या डिक्लेरेशन लेना, जो पर्सन, जिसको ऐसे पर्सन से जो लॉ अलाउ करता है। फिर पर्सन का मतलब होता है पर्सन शैल इंक्लूड, जिसके अंदर कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आते हैं। फिर सर पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया। और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इट शैल मीन अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो उसे क्या बोला जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने? बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी। समझे क्या? डेट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शेयर्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे चीजों को क्या बोला जाता है बच्चों? ये सारे चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। यहां पर आपके सवाल होते हैं बेटा समाप्त। अब आ जाएंगे एमसीक्यू के ऊपर। पढ़ो जरा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो फटाफट। As per the rule of educational institution, every student may come on weekends for extra class, but every student shall appear on weekly test conducted in the institute, which can be analyzed in terms of General Clauses Act. Attending weekend classes is optional, but appearing in weekly test is compulsory. बिल्कुल सही। मे और शाल का मतलब पूछ रहे हैं आपसे बेटा। ठीक है, मुझे लगता है आप शायद 12वीं का ग्रामर, इनको लगता है आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, मुझे तो लगता है, पर इनको नहीं लगता कि आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, इसलिए तो आपको मे और शाल और ये सब चीजें आ रही है बेटा। क्या बोलना अब आप सोच के देखो, है ना? यस। चलो आओ, अगला 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 चले क्या? बोलो ना, बोलते नहीं आप लोग, कुछ तो बोलो, फटाफट बोलो ना। यस। चलो सर आइए ध्यान दो, क्या कहा मैंने? मैं अगर कहूं आपके साथ सेकंड पॉइंट, देखो यहां पर क्या, द एक्ट बाय विच ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस एक्ट कम्स टू एन एंड, एक कुछ ऐसा करना जिससे पुराना वाला एक्ट खत्म हो जाए बेटा। नए के आने से पुराने वाले खत्म हो जाते एक्ट,
उसे क्या बोला जाता है? रिपील। क्या कहते हैं बोलो? रिपील। आओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या बताऊं मैं आपको? टिम्बर बेटा, है ना, बाकी सब देख लो, कोई लैंड मत कर देना। कुछ रहते हैं महानुभाव लोग जो 11वीं में लैंड को भी डिप्रिशिएट कर डालते थे बेटा, है ना। तुरंत आईसीआई को अगर दिखा कि लैंड को डिप्रिशिएट किया, मैं बोलता हूं उसको सीए बनने ही मत देना। मैं कहता हूं फाउंडेशन में पास फेल करवा दो उसको। अगर उसके बाकी नंबर मिल भी रहे होंगे ना, तो भी उसको फेल करा देना चाहिए बेटा। समझे क्या बात? इतना मतलब बहुत ही हो गया है। तो समझ रहे हैं बात को? ये देखो, कोई हमारे पुराने कंपनी वाले फोन कर रहे बेटा, हमारे एक्स, है ना, एक्स कंपनी वाले फोन कर रहे, आ जाओ ना, आ जाओ ना। नहीं आना भाई, नहीं आना हमको, है ना। चलो, नाक में दम करके रखे बेटा, है ना। चलो आओ, चलो आइए अगला, आगे बढ़े क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आगे बढ़े क्या, है ना। आओ चलो, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, मिस्टर ए, मिस्टर ए डाइड एट एज ऑफ 72। क्या कहा मैंने? बोलो, एट एज ऑफ 72, leaving behind the movable and immovable property to be distributed between his two sons C and D। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? C and D। As per the registered will, his will clearly mentioned that all the property should go to C and all the movable property shall go to D. Both brothers divided property as per the will except below mentioned property because they could not establish which property should go to whom. Kindly help by ticking the properties which should go to D। D के पास क्या जाना चाहिए बच्चों? डी के पास क्या जाना चाहिए? मूवेबल। ठीक है, तो मूवेबल आपको क्या देखना है? स्टैंडिंग क्रॉप इमूवेबल होता है, नहीं जाएगा डी के पास। कट क्रॉप जो आपने काट के रखा है बेटा, तो वो आप यहां पर जाएगा डी के पास। फिर ट्यूब इन दी, ट्यूबवेल इन दी एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल को कैसे निकालोगे भाई आप? ट्यूबवेल का मतलब क्या होता है? कुआं समझ लो आप। कुआं को अलग कैसे करोगे? और सैंडलवुड ट्री को भी आप अलग नहीं कर सकते, वो जब तक अटैच है जमीन से तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आपको बोला समझाने के लिए, इज्जत देख रहे आपकी। अब देखो पांचवा पॉइंट, अमोंग the following which could be considered as immovable property: soil for making bricks, yes; right to catch fish, yes; right to drain water; doors and windows of the house। सर, doors and windows of the house। अब आपको यहां पर बताना है कि आप यहां पर किसको, बोलो जल्दी से मुझे, आप यहां पर किसको मानेंगे? क्या आप यहां पर किसको मानेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी और किसको मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर इसका आंसर क्या होगा? सर ये यस होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3 होगा। समझे क्या? थिंग्स अटैच टू दी, ये हो गया यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा सॉइल तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गई, ये सारी चीजें। और ये क्या होगा? राइट टू ड्रेन वाटर। ड्रेन वाटर तो बह रहा है ना बेटा, ड्रेन वाटर तो बात ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट होके वो जा रहा है ना, समझना बात को। तो ऐसे केस के अंदर वो यहां पर आता है क्या? नहीं सर, नहीं आता है। अगला देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीसीए, with when where an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments, offender को prosecute कर देना either of the any one of the act के अंदर। अब अगला, where an act of parliament does not expressly specify any particular day as to the day of coming into operation, then it shall come into operation। जब उसको क्या मिलता है? असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, आठवां, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीसीए वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, ये अभी पढ़ा अपन ने, 2 और मोर एनैक्टमेंट्स के अंदर, तो उसको किसी भी एक इसमें बजाएंगे। फिर नाइन्थ, वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट, अरे ये भी सेम हो गया। चलो अब आ जाओ, अब केस स्टडी 1 पढ़ो। अब केस 1 पढ़ो फटाफट, जल्दी से केस 1 पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। केस 1, केस 1, 1 केस, केस 1। फिर मैं पढ़ूंगा, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। हाँ, नदी कह रहे फिर से आपको बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ ये वही कोड है। चलो आ जाओ।
चलो चले क्या आगे बने क्या? आओ देखो, मधु ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड is a listed entity. Thank you. It finalizes annual accounts for the year ended 31st March 2021. Audit committee of board recommended and subsequently the board approved the same. AGM of the shareholders was conveyed on 25th of August 21, in which annual accounts of the company were presented before the accounts and shareholders have approved the dividend of 10% on 25 अगस्त. वहां से 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड को पे करना पड़ेगा. A report of the board was attached to the annual accounts. During the said meeting, shareholder pointed out that during the year 2021, there was a big news in the media and newspaper that a fraud has happened in the company for the amounting to 75 lakh with involvement of senior manager officials of company who is absconding since the news. Absconding का मतलब होता है गायब है. समझे क्या बात को? गायब है. अब however, there was no mention about the fraud in the auditor's report, as well as no comment in the board's report. The auditor, who was also present in the general meeting of shareholders, informed that fraud was detected during the course of audit, but no further action was taken by him, यानी कि auditor. अब गोइंग बाय द अबव फैक्ट्स, अब आपको यहां पर एमसीक्यूज को बताना है. गोइंग बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस, बाय व्हाट डेट शुड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक फॉर डिविडेंड पर्पस? 7 दिनों के अंदर बच्चों, 7 दिनों के अंदर आपको करना पड़ता है कि 5 दिनों के अंदर? बोलो जल्दी से सर, कितने दिनों के अंदर यहां पर आप करते हो? सर डिविडेंड को कब डिक्लेयर किया गया? जल्दी से बताइए मुझे, डिविडेंड को कब डिक्लेयर किया गया यहां पर? हाँ, अप्रूव यहां पर 10% डिविडेंड 7 दिनों के अंदर, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1. क्या होना चाहिए बोलो बच्चों? 1 तारीख यहां पर होना चाहिए. 1 सितंबर यहां पर आएगा. क्या आएगा सभी लोग बताएंगे? 1 सितंबर यहां पर आएगा. समझे क्या बात को? यस ओके. अगला, अगला देखो, बाय व्हाट डेट, बाय व्हाट डेट कंपनी जो है शुड डिक्लेयर डिविडेंड इन मीटिंग शुड बी पेड? तो 30 दिनों के अंदर बच्चों, 30, 25 को आया तो यहां पर क्या होगा देखो, 25 को आया मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए और 24 दिन ऐड कर दो, मतलब 24 सितंबर होगा. ठीक है, आओ. With regard to the presentation of books of Madhu Oils and Fat Limited, the books of accounts for the financial year 2021 needs to be kept in good order until at least which of the following years? 8 सालों तक बेटा. तो 21 में आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ, 21 में खत्म, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बराबर है ना, 28 और 29, मतलब 28, 29 तक, ये 8 सालों तक आपको अच्छे से रखना पड़ेगा. ठीक है, अगला. The auditor has noticed the fraud was committed by senior management. Which of the correct statement is in this respect is correct? 75 लाख का फ्रॉड था, तो ऑडिटर ने इस मैटर को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा क्या? नहीं सर, 2 करोड़ से नीचे का अमाउंट होता है तो उसने केवल और केवल बोर्ड को ही बताना है. द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर इन बोर्ड रिपोर्ट. गलत बात है. ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड 177 या बोर्ड. बिल्कुल सही. इसको यहां पर अपन लोग बताएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे. इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होने वाला है. क्या आंसर रहेगा बोलो बच्चों? सी इसका आंसर रहने वाला है. डन है क्या? क्या सारी चीजें आपकी फिनिश? नहीं नहीं, बोल दो ना मुझे, क्या सारी चीजें आपकी फिनिश? ठीक है, आप 1 मिनट रुको. अभी मुझे एक सवाल आपको कराना है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं कि वो सवाल आप करो.
वो सवाल आप करो करो। अरे जीएसटी के ऑडिट ना बड़े परेशान करते हैं मुझे। एक मिनट रुकना। अरे रे मुझे एक सवाल बहुत अच्छा दिखा था, वो सवाल मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट का टाइम देंगे मुझे आप? हम्म, मिल गया, मिल गया ये जहां। गाना थोड़ा अलग है वो, पर ठीक है, मिल गया। चलो, और ध्यान देना। सुन रहे हो क्या आप? सुन रहा है ना तू? देखो 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 देखो। देखो, पहला तो क्या बोला? मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। ठीक है, ओके सर, चलो आ जाओ। 15 का आंसर डी होगा, सही है अपना आंसर, पता है मुझे। मुझे जो पूछना है आपसे वो ये नहीं है लुल्लू पुच्चू, ना 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 ना। मुझे जो पूछना है वो सवाल खतरनाक वाले हैं थोड़े से। ये देखो, सुनो ना, पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, पर मुझे जो सवाल पूछना है वो एक्चुअली नीचे वाला है, ठीक है ना? पहले ऊपर वाला सवाल लेकिन कर ही लेते हैं, पापा ना मिले हैं तो कर ही लेते हैं। आओ, चलो आओ देखो। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मिस्टर ए fraudulently sold certain unmarketable goods to B. Now Mr. A liable for fraudulent activity under Indian Contract Act or SOGA. State the provision of GCA as to whether offense is punishable under both acts.
नो, मैंने क्या कहा? नो, ये लायबल होगा केवल और केवल ओनली वन एक्ट के लिए, बराबर है ना? ओके सर, बहुत इजी। Mr. P bought a car from Mr. G, who was his friend. Mr. P did not check the car or test drive. Whether purchase made could be said to be in a good faith. Explain with reference to General Clauses Act. मुझे बताइए, क्या यहां पर गुड फेथ मानेंगे क्या? हाँ या ना? ना या हाँ? हाँ या ना? ना या हाँ? सर देखो, यहां पर गुड फेथ अपन मानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं अपने दोस्त से खरीदी करूंगा बेटा, या मैं अपने ऐसे व्यक्ति से खरीदूंगा जिसके ऊपर मुझे क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है मेरा, तो उस केस के अंदर मैं चीजों को चेक थोड़ी करूंगा। तो वहां पर आप लॉजिकली सोचो ना, मैं अपने दोस्त से कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैं तो यही मानूंगा वो मुझे अच्छा बेच रहा है, खराब नहीं बेच रहा। मतलब क्या है यहां पर? मतलब यहां पर मैं बोलूंगा कि सर यहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, गुड फेथ है, हम लोग ऐसा यहां पर बोलेंगे। समझे क्या बात को? चलो सर देखो यहां पर क्या, अकॉर्डिंग अ थिंग shall be deemed to be done in a good faith where it is in fact done honestly, whether done negligently or not. In question यहाँ पर Mong Ong Pu versus Mong Si Mong, it was pointed out that good faith is not defined in Indian Contract Act and definition given here does not expressly apply to the term on Indian Contract Act. The definition is generally understood in the civil law, which may be taken as practical guide in understanding the expression in Contract Act that nothing is to be said done in a good faith when it is done without due care and attention, as it is expected from man of ordinary prudence. An honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be said to have done in good faith as to convey good title. Hence, in the given question, purchase by Mr. P cannot be said done in a good faith. क्या कहा मैंने? बोलो सर, यहां पर गुड फेथ आएगा क्या? नहीं सर, यहां पर नहीं आएगा। लेकिन समझना, बात को ध्यान देना, लेकिन क्योंकि यहां पर फ्रेंड है, मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझो, क्योंकि यहां पर फ्रेंड है तो उस केस के अंदर क्या आप इसको गुड फेथ मान सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप इसको गुड फेथ मान सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप बात को समझे क्या? मैं ये आपको बता रहा हूं सर, ये सजेस्टेड के अंदर रॉन्ग दिया है क्या? दिया है रॉन्ग। फ्रेंड जब भी आता है या कोई रिलेटेबल पर्सन आता है तो उस पर्सन के ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है और वहां पर मैं नेग्लिजेंस करना स्वाभाविक है। तो उस फेज के अंदर अगर गुड फेथ नहीं मानेंगे तो यहां पर पनिशमेंट मेरे ऊपर होंगी, जबकि पनिशमेंट किसके ऊपर होनी चाहिए? पनिशमेंट उसके ऊपर होनी चाहिए। समझे क्या बात को? मैंने देखो, जनरल अगर ये फ्रेंड नहीं दिया होता ना तो इस केस के अंदर मैं बोलता गुड फेथ यहां पर नहीं है, पर क्योंकि फ्रेंड आ गया, समझना, क्योंकि फ्रेंड आ गया इसलिए आपको मानना पड़ेगा गुड फेथ है। और इसमें आईसीआई ने ग्रेस नंबर दिए थे उस अटेम्प्ट के अंदर। जो जो बच्चों ने ये सवाल करके आए उसके ऊपर ग्रेस नंबर दिए गए थे। मतलब क्यों? अच्छा, जिन्होंने सर गुड फेथ नहीं लिखा उनको भी नंबर मिले और जिन्होंने गुड फेथ लिखा उनको भी मिले, पर जिन्होंने क्वेश्चन ही ऑप्ट नहीं किया उनको ग्रेस नंबर नहीं मिलते कभी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपने लिख के आना चाहिए। समझे क्या बात को? तब आपको क्या मिलेंगे? तब आपको नंबर मिलेंगे। और ये 4 नंबर का नहीं है, ये 2 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। 4 गिल सब पे हो गया, 4 नंबर के लिए देंगे क्या इतना सा सवाल, है ना? तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको बात समझ में आई क्या? यहाँ पर ऐसे ऐसा गचकू करता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समझे क्या बात को? सर अगर नेग्लिजेंटली चेक नहीं करता है तो ये होगा या ना होगा? मतलब क्या, मान लो उसने चेक नहीं किया या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर रहा तो उस केस के अंदर यहां पर क्या होगा सर? यहां पर गुड फेथ में है ऐसा अपन लोग मानेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, डन है क्या? बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? है ना? यस, गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना? हाँ, जब भी ऐसा आंसर गलत होता है या कुछ कंफ्यूजन, जनरली पिछले बार के फाउंडेशन में क्या था, वो ओपीसी वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग था तो इसलिए उसके अंदर बच्चों को नंबर दिए थे पिछले वाले फाउंडेशन के एग्जाम में। एक ओपीसी था और एक और कोई तो भी था जिसमें आप लोग पास हुए होंगे जनवरी 26 वाले, उस केस के अंदर वहां पर नंबर दिए गए थे। ठीक है ना? चलो ओके, डन 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 डन। चलो सर आ जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले
चैप्टर की ओर चलेंगे, है ना। यहां पर अपना क्या कंप्लीट होता है, यहां पर अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। अब देखो अपना क्या क्या हो चुका है सर, अपना कंपनीज एक्ट हो चुका है, अपना एलएलपी हो चुका है, अपना जीसीए हो चुका है, और अभी अपने क्या क्या बचा है अपना सर, एक बचा है फेमा, और फेमा के अलावा एक बचा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। ये दो एक्ट अपने अभी पेंडिंग है। गॉट इट एवरीवन? यस, चलो डन 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 डन। क्या सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यस, चलो ओके ओके ओके।